हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर 4 कराऊंगी मैथ्स का, जो आपको डीओई की तरफ से मिला है। ठीक है, ये पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है और इसका पार्ट ए हम पूरा कर चुके हैं। 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। पार्ट बी भी हमने इसका स्टार्ट कर दिया था, तो हमने ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 26 तक। चलिए फिर आज क्वेश्चन करते हैं कौन से 27 से 33, जो हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ऐसे हिंदी मीडियम का भी यही है, गणित का पेपर है ये आपका। ठीक है, डीओई की तरफ से जो आपको मिला है प्रैक्टिस पेपर 4। इसमें भी हमने भागे तो ये पूरा ही कर लिया था, 1 मार्क वाला केस स्टडी भी कर लिए थे। उसके बाद भाग बी में हमने 21 से 26 तक कर लिए थे। तो आज हमें 27 से 33 तक, मतलब कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास 27 है यहाँ। पल्लवी स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks was deducted for each wrong answer, then Pallavi again would have scored 40 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, पल्लवी ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए। उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो पल्लवी को 40 अंक ही मिलते। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? देखो, यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, उसने क्या किया, एक टेस्ट दिया है। परीक्षा मतलब टेस्ट हो गया ना, उसमें उसके 40 नंबर आए। अगर उसने सही उत्तर दिए थे ना, तो उसे 3 नंबर मिले। जितने भी सही उत्तर दिए थे हर एक के 3 नंबर मिले होंगे उसे। और गलत उत्तर देने पर क्या हुआ, उसका 1 नंबर कट गया। हर क्वेश्चन का 1-1 नंबर कट गया जितने क्वेश्चन के उसने गलत उत्तर दिए थे। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ पर यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 3 की जगह मान लो उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत जो उसका 1 नंबर पहले कट रहा था, अब उसके 2 अंक कटते। ठीक है, तब भी उसको 40 ही अंक प्राप्त हो रहे, 40 ही अंक मिलते। तो आपको ये बताना है कि उस परीक्षा में कितने प्रश्न कुल थे, कि जो पल्लवी ने उसके उत्तर दिए और उसमें से कुछ उत्तर उसने सही दिए और कुछ उत्तर उसने गलत दिए, क्योंकि हमको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि कुल कितने प्रश्न थे उसके अंदर परीक्षा में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमने इसको कैसे किया। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस, ये सॉल्यूशंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये रहा आपके पास। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना सही उत्तरों, सही प्रश्नों की संख्या मेरे पास x है, जितने भी उसने सही आंसर दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको उत्तर कर देते हैं। 1 मिनट रुको। ठीक है ना, जितने भी उसने सही उत्तर दिए उसके जो नंबर है वो हमने x मान लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं यही कर देती हूँ, इनको उत्तर कर देती हूँ। और जितने भी उसने गलत उत्तर दिए उनको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर y मान लिया। ये हमने खुद सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट नंबर ऑफ राइट आंसर x है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है वो y है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले वो 3 सही आंसर दे रही थी, 3 नंबर उसे मिल रहे थे सही आंसर के और 1 नंबर उसे मिल रहा था गलत का, 1 कट रहा था। तो सही आंसर मेरे पास x है, तो हर एक आंसर के 3 नंबर मिल रहे होंगे ना, तो इंटू 3x हो गया मतलब। और गलत आंसर मेरे पास यहाँ पर y है। ठीक है, और एक हर एक आंसर का 1 नंबर कट रहा था, कटना मतलब घट जाना ना, तो इसलिए यहाँ पर -1y हो जाएगा। तो टोटल उसे 40 अंक प्राप्त हो रहे थे। फिर हुआ क्या, अगर 4 नंबर उसको मिलने लग गए सही आंसर के, जैसे कि यहाँ पर लिखा था 4 अंक मिलते हैं उसे सही आंसर के, तो 4x हो जाएगा। और गलत आंसर के अब कितने कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे। तो गलत आंसर है कितने, y, तो इसका मतलब 2y हो जाएगा माइनस का। माइनस आपको समझ में आ रहा है ना हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये घट रहे हैं नंबर। जब आप गलत उत्तर दोगे तो ये नंबर घटेंगे, आपके कट जाएंगे ये गलत उत्तर देने पे। ठीक है, तब भी उसको 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं ये। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। पर मैंने यहाँ पर देखा कि ये कुछ भी सेम नहीं थे इनके कोफिशिएंट्स। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 4 से इंटू कर दिया पूरी इक्वेशन में, सेकेंड वाली में पूरी इक्वेशन में 3 से इंटू कर दिया। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 40 जा 160, ये लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 40 जा 120, ये लिख दिया। अब यहाँ पर साइन चेंज करके कट कर दिया, तो प्लस का 6y में से माइनस का 4y गया तो प्लस का 2y बचा। 160 में से 120 गया तो 40 बचा। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 20।
इसका मतलब y मैंने क्या माना था, सही उत्तरों की, सॉरी गलत उत्तरों की संख्या, ये मानी थी ना मैंने यहाँ पर, तो वो मेरी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 20 आ गई। फिर मैंने इसको इक्वेशन 1 में रख दिया, y की वैल्यू को, और x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर ली। 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 40 हो गया, तो 3x कितना आ गया, 40 प्लस 20, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो वो मेरे पास आ गई 20। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस, अच्छा यहाँ पर हम क्वेश्चंस ही लिखते हैं, ये एक सेकेंड, इसको ना हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे को क्वेश्चंस ही बताने थे। मैंने पहले इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में सही लिखा था यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ प्रश्न ही कर लेना, ठीक है ना। तो हमने माने कि इतने प्रश्न सही है, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, और यहाँ पर भी क्वेश्चंस लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे कितने, x प्लस वाई कर लेते हैं, पता चल जाएगा उस पेपर में कितने क्वेश्चंस थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वही कर दिया, देखो x प्लस वाई किया, तो मेरे पता चल गया मुझको कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे। तो टोटल उस पेपर में 40 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से उस लड़की ने कुछ क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए और कुछ के गलत दिए। गलत देने पे उसके नंबर कटे हैं, ऐसा नहीं है उसके नंबर नहीं कटे। आप लोगों के एग्जाम में अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप आगे एग्जाम्स दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसे हम नेगेटिव मार्किंग ही बोलते हैं कि नंबर कट जाते हैं अगर आप गलत आंसर दोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपके पास, एग्जाम्पल है ये, चैप्टर नंबर इसका है ये 10 का, सर्कल्स वाले चैप्टर का। तो देखते हैं चलो क्वेश्चन फिर क्या है आपके पास। यहाँ पर जैसे लिखा है आपके पास, इन फिगर PQ is the chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at point T. Find the length TP. आपसे कह रहा है यहाँ पर एक फिगर ही आपको दे रखी है, इसमें जो PQ है ये आपको कॉर्ड दे रखी है जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। रेडियस भी दे रखी है PO आपको 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट है, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आपको लेंथ निकालनी है इसकी TP की। एक बार हिंदी मीडियम की ओर देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन इसको करना कैसे है। 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त की जीवा PQ 8 सेमी लंबी है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक आकृति यहाँ दे रखी है, चैप्टर नंबर 10 का आपके पास ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपसे कह रहा है कि जो आपको त्रिज्या दे रखी है, PO लिखो या OP लिखो, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक जीवा दे रखी है आपको PQ, वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। साथ साथ आपको दो ये स्पर्श रेखा दे रखे हैं TP और TQ। अब आपसे कह रहा है कि TP की लंबाई आप बताओ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को। देखो मैंने यहाँ पर ये फिगर बना रखी है। सबसे पहली बात तो अगर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, आपको TP निकालना है, तो TP और TQ ये दोनों तो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो टेंजेंट है एक एक्सटर्नल बाहर वाले पॉइंट से T से। तो थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग इन दोनों की लंबाई जो है वो हमारी बराबर होगी ना बराबर। तो सबसे पहले मैंने यही लिख दिया, TP इज इक्वल टू TQ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। आपको ये थ्योरम पेपर में पूरी लिख के आनी है, इसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम कौन से ट्राइंगल की, TPQ की। TPQ इस पूरे की मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए किस ट्राइंगल की बात करें, इस वाले की। देखो इस ट्राइंगल में जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये तो एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, वही चीज है। तो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप ये देखो TO जो है, ये किसको, इस वाले पूरे को, PTQ इस वाले पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में कट करना, मतलब कि अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे एक मिनट, तो मैं आपसे क्या कह रही थी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये पूरा एंगल है, ये बाइसेक्ट का मतलब है इसे इक्वल पार्ट में कट करना। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि एंगल T जो है वो मेरे पास 100 डिग्री है सॉरी, ये सिर्फ मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब है ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ठीक है। तो जो ये TO वाली लाइन है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। तो इसका मतलब जो ये OT है, ये पूरी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर है तो इसको ये PQ को बाइसेक्ट कर रही है ना,
इक्वल पार्ट में कट कर दिए। और पी क्यू जो है वो मुझको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब मैं आपसे बोलूं कि इतनी जो ये हाफ है ये 4 हो जाएगी, ऐसी ये नीचे वाली भी 4 हो जाएगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस वाली फिगर में दिखा दूं, ये भी 4 हो जाएगी और ये भी। अच्छा ये ना यहाँ पर आर है, आप इसे आर कर लीजिएगा, मैं इसमें भी फिगर में भी आर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, क्योंकि अभी तो हमने कुछ मेन इसमें किया ही नहीं है, सिर्फ हमने ये जाना कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। साथ साथ हमने ये देखा कि जो हमारे पास पीटी क्यू जो ये वाला कोण है ये बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, और जो ये ओटी है ये लंब है किस पे, हमारे पास पी क्यू पे। तो इसका मतलब पी क्यू भी हमने दो पार्टों में बांट दी, पी आर और आर क्यू। तो ये दोनों मेरी हो गई 4 4। अब अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले की फिगर में मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये आपको 4 मिल गया, ये आपको 5 मिल गया। तो आप यहाँ से आर ओ निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। वही चीज मैंने यहाँ पर की, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और मैंने अपना यहाँ से क्या किया, आर ओ निकाल दिया, तो वो मेरा आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम अपनी फिगर देखें यहाँ पर, तो देखो आपके पास इसी फिगर में मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा मतलब कि एक इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। क्योंकि थ्योरम 10.1 हमको ये बोलती है कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये रही मेरी वो त्रिज्या, तो ये स्पर्श रेखा मतलब कि टीपी पे क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी टीपी पे, क्या चीज, ओपी। तो इसका मतलब पूरा 90 डिग्री का होगा। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पर लिख दी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, इस पूरे ट्रायंगल की, इसको पहले मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ, तो अगर मैं अब इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, देखो आपको पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिला के मेरे कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 होगा। ये तो मुझे 90 पता ही है, क्योंकि जो मेरी ये पी आर है ये इस पे क्या थी, परपेंडिकुलर थी, लंब थी, तो ये तो 90 है। तो इसका मतलब इन दोनों को मैं निकाल सकती हूँ। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की, देखो पहले मैंने ट्रायंगल लिख दिया टीपीआर, उसमें तीनों एंगल्स का सम 180 लिखा और टीआरपी की जगह मैंने 90 लिख दिया। तो यहाँ से ये दोनों मेरे निकल गए 90। अब देखो यहाँ पर भी 90 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 90 लिखा हुआ है, तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 इन समीकरण को दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से ये दोनों मेरे कट हो गए और ये इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल आ गए, आर पी ओ और पी टी आर। कौन कौन से, अगर हम यहाँ पर देखें अपनी फिगर में, तो आर पी ओ ये वाला और पी टी आर ये वाला, तो ये तो दो ट्रायंगल के कोण हैं जो मेरे पास इक्वल आ गए हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल इसका मतलब सिमिलर होंगे, क्योंकि इसमें एक ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये वाले दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो मेरा समरूप है, ये दोनों त्रिभुज जो है मेरे समरूप है, नहीं है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, देयरफॉर राइट ट्रायंगल टीपीआर इज सिमिलर टू द राइट ट्रायंगल पीआरओ बाय एए सिमिलरिटी। इसलिए समकोण त्रिभुज टीपीआर और समकोण त्रिभुज पीआरओ एए समरूपता द्वारा समरूप है। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम इनकी भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। तो टीपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आरपी अपॉन आर ओ। अब टीपी तो मुझे निकालना ही था क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ टीपी तो निकालनी है। ओपी मुझे पता है 5 है, आरपी मुझे पता है, आरओ मैंने अभी अपनी पाइथागोरस प्रमेय से निकाली थी 3। तो लो यहाँ से आपकी टीपी निकल के आ गई 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, दो तीन चीजें इसके अंदर लगी, दोनों थ्योरम लग गई 10.1 और 10.2, पाइथागोरस प्रमेय भी इसके अंदर लग गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, पहले आप फिगर को समझा करो क्वेश्चन देख के, उसके बाद करना। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कैन आई प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1.3 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इरेशनल नंबर वाले एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बस स्टेटमेंट तो एक बार याद करनी है, बाकी फिर चाहे वो रूट 5 आए, चाहे रूट 2 आए, रूट 3 आए, हम किसी में भी उसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, है ना। सेम यहाँ सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। देखो इसको करेंगे कैसे, मैंने दोनों मीडियम के लिए ना यहाँ पर लिख दिया है। देखो सबसे पहली बात ना, हमने ये मान लिया कि जो √5 है ना वो एक परिमेय संख्या है, मतलब कि रैशनल नंबर है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब हम ये मान के चलेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब मैं उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैंने वही चीज किया, √5 को P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पर जो मेरे ये P और Q है एक इंटीजर्स मतलब पूर्णांक है। इंटीजर्स बोलो या फिर आप पूर्णांक बोलो, P और Q को। उसके साथ साथ ये मेरे को प्राइम नंबर्स भी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम यहाँ मान के चल रहे हैं इतना कुछ। ठीक है, अब जब मैंने √5 को P/Q के फॉर्म में लिख दिया, तो देखो इस Q को ना मैं उस साइड ले गई, तो ये आ गया। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो P का स्क्वायर P² आ गया, √5 का स्क्वायर 5 आ गया, Q का स्क्वायर Q² आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकती हूँ ना इस वाले को, तो इसका मतलब P² को तो 5 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, 5 डिवाइड P², तो इसका मतलब फिर 5 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। जब वो P² को डिवाइड कर रहा है तो P को तो करेगा ही करेगा, है ना। अगर हम किसी का स्क्वायर को पूरे को डिवाइड कर देते हैं तो फिर उस नंबर को भी तो कर सकते हैं उससे। तो इट मीन्स P डिवाइड P ऑल्सो। तो इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पर 5 आएगा, 1 मिनट, इट मीन्स 5 डिवाइड P ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 5 जो है वो P का फैक्टर है। ठीक है ना, तो 5 P का क्या बन गया, गुणनखंड बन गया एक तरीके से। अब दोबारा हमने क्या किया, लेट कर लिया कि P जो है वो 5m के बराबर है। ठीक है, जो जहां पर m मेरा एक पूर्णांक ही है, इंटीजर ही है। फिर दोबारा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो P² हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ m² ऐसी है। ठीक है, अब देखो इस P² की जगह ना मैंने ये लिख दिया 5Q² लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू यही थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इस 5 को मैं यहाँ नीचे ले आई, एक सेकेंड, तो आप देखो यहाँ पर मैंने इस Q² को यहीं छोड़ दिया और 25m²/5 है, तो कट करके यही आ गया। तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इस 5 को नीचे लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो फिर 5 जो है वो Q² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 Q² को डिवाइड कर रहा है तो फिर 5 Q को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 भी Q का फैक्टर है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो हमने तो ये माना था कि P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होती कौन सी है, जिनका सिर्फ 1 फैक्टर होता है, उनका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यहाँ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो P का भी एक गुणनखंड 5 है और Q का भी गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब ये तो दोनों के गुणनखंड, P और Q का एक और गुणनखंड है 1 के अलावा, जो कि 5 है। तो ये तो जो हमने माना था, एज्यूम किया था कि P और Q को प्राइम नंबर है, वो तो हमने फिर गलत एज्यूम किया। हमारी एजम्पशन यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई, हो गई नहीं गलत। तो इसका मतलब √5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर ये लिख दी है दोनों में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके पास, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसमें आपको रूट वाले प्रूफ करने हैं, फिर चाहे वो √5 आए, चाहे √3 आए, चाहे √2 आए, सब में स्टेटमेंट सेम ये रहेगी, बस रूट के अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये मानना है कि वो एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब P और Q आपके क्या है, दो पूर्णांक है जो अभाज्य संख्याएं भी हैं, साथ के साथ सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो वो जो सहअभाज्य संख्या है तो इसका मतलब उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, गुणनखंड 1, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि उनके एक और फैक्टर निकल गया 5। इसका मतलब जो हमने माना था कि P और Q जो है वो सहअभाज्य संख्या है, वो गलत माना था। तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन को गलत करता है, जो हमने एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है यहाँ पर, और हमारा √5 क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर cards marked 1, 3, 5, 49 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. Find the probability that the number on the card is composite number, not a perfect square, multiple of 3 and 5. यहाँ पर आपसे कह रहा है एक बॉक्स में कुछ कार्ड जिन पर क्रमशः ये संख्याएं लिखी हुई हैं, बॉक्स में से एक कार्ड निकाला है आपने रैंडमली। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कार्ड पर ऐसी संख्या हो जो भाज्य संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 और 5 के गुणज है। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे।
आपसे कह रहा है आपने एक बॉक्स में कुछ कार्ड डाले जिन पे नंबर्स लिखे थे 1 3 5। तो मतलब आप समझ रहे हो 1 3 5 वाले कौन से नंबर्स लिखे हैं, तो हमने इसमें ऑड नंबर्स लिखे हैं, विषम संख्या लिख के एक बॉक्स में डाल दी। अब उसमें से हमने एक कार्ड निकाला। अब हमें बताना है कि वो कंपोजिट नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की। इन तीनों की हमारे को प्रायिकता बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको हम कैसे करने वाले। देखो सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख लिए जो कार्ड पे हमने लिख के बॉक्स के अंदर डाले थे। ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है मेरे पास, जो औरों की टेबल में भी आती है, उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो वो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए जो औरों की टेबल में भी आते हैं। इनमें से ही छाट के लिखे हैं वो नंबर मैंने। ठीक है, तो कितने अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और टोटल अगर मैं इनको टोटल को गिनूं तो ये टोटल मेरे पास 25 है। तो प्रायिकता मुझे निकालनी थी किसकी, भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो वो कितनी आ गई, 10/25। सॉल्व किया तो 2/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड में आपको कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर या फिर मैं कहूँ पूर्ण वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, जो किसी का पूरा पूरा वर्ग हो। जैसे कि 1 होता है 1 का, 2 होता है 4 होता है 2 का, लेकिन 4 मैंने यहाँ लिख नहीं रखा। मुझे वो पूर्ण वर्ग इन्हीं में से ही ढूंढना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ विषम संख्याओं की बात कर रहा था, वो मुझसे सम संख्याओं की बात नहीं कर रहा, इवन नंबर्स की। तो एक तो 1 हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा, ऐसे आपके पास आप देखो तो 25 भी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद एक 49 भी तो है आपके पास। तो कुल मिला के 4 ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन मुझे प्रायिकता उसकी निकालनी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब 25 में से अगर मैं 4 हटा दूं तो जो 21 बचे वो मेरे पूर्ण वर्ग नहीं है ना। जब मेरे पास 25 में से 4 संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो बाकी की बची हुई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी ना। तो मैंने प्रायिकता किसकी निकालनी, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऊपर लिख दिया 21 और नीचे लिख दिया 25, क्योंकि अनुकूल परिणाम मेरा 21 है और कुल परिणाम मेरे पास कितना है 25। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मतलब वो नंबर जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं। तो अगर हम ऊपर इसमें से देखें तो सिर्फ ऐसे दो ही नंबर है जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं, एक 15 है और एक 45 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों की टेबल में आता है। यहाँ पर एंड लिखा है तो मुझे दोनों ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो ही नंबर है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है यहाँ पर 2/25। ठीक है ना। अब इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था, वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं all ace and blackjack are removed from the pack of 52 playing cards. A card is drawn at random from the remaining card. After reshuffling them, find the probability that the card drawn is. यहाँ पर कह रहा है एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 4 इक्को तथा काले गुलाम के पत्ते हटा दिए गए हैं और शेष पत्तों में से एक पत्ता रैंडमली यथाचित निकाला गया। निम्न पत्तों आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना 52 पत्ते हैं, पत्ते आप सब समझते हो। उसमें से आपने क्या किया, कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन पत्तों को आपने निकाल लिया। कौन कौन से, आपने 4 तो इक्के मतलब कि एस, जितने भी एस होते हैं तो 4 ही होते हैं एस, 2 ब्लैक के होते हैं और 2 रेड के होते हैं। ठीक है, और काले गुलाम मतलब कि जैक, वो भी 2 ही होते हैं ब्लैक के अंदर। ठीक है ना, और 2 रेड के अंदर होते हैं, पर आपने ब्लैक वाले निकाल लिए। तो देखो 4 तो आपने ये निकाल लिए और 2 आपने ये निकाल लिए। तो कुल मिला के आपने 52 में से 6 पत्ते निकाल लिए। तो बचे कितने पत्ते आपके पास, वो आपके पास बचे 46। अब पहले में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक कार्ड की, काले रंग की। तो काले रंग के पत्ते मेरे पास 26 होते हैं, जिसमें से 2 तो एस निकल गए और दो तो मेरे पास एस निकल गए, और 2 कौन से निकल गए थे, जैक निकल गए थे। निकले नहीं निकले, यहाँ पर आपसे 2 इक्के निकल गए थे और 2 गुलाम निकल गए थे। तो 4 तो ऐसे ही निकल गए, तो बचे कितने आपके पास, 22 बचे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 22/46। कई बच्चे यहाँ गलती से 52 ही लिख देते हैं, नहीं, हमारे पास अब जो कार्ड बचे हैं वो 46 बचे हैं, क्योंकि कुछ कार्ड हम शुरू में ही निकाल चुके थे। ठीक है, कट के आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड में आपसे कह रहा था फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, 3 + 3 6 कार्ड हमारे पास रेड के होते हैं और 3 + 3 6 कार्ड हमारे पास ब्लैक के होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपने 2 क्या निकाल लिए थे, यहाँ पर इक्के आपने गुलाम आपने निकाल लिए थे काले वाले, 2 गुलाम आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर 2 जैक निकाल चुके हो। ठीक है, तो 2 ही निकले ना, 12 थे जिसमें से 2 चले गए, तो बचे कितने आपके, 10 बचे। तो कितनी आ जाएगी, 10/46। तो आपके फेस काट के आ गए 10/46, कट किया तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है,
उसके बाद मुझसे कह रहा है एस कार्ड मतलब कि इक्के। इक्के तो मैं चारों ही निकाल चुकी थी, ब्लैक के भी और रेड के भी। तो उस जो अब मेरे पास कार्ड बचे हैं 46, उसमें इक्का तो एक भी नहीं है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है अ 20 मीटर डीप वेल विद रेडियस 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर इंटू 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपसे कह रहा है हिंदी मीडियम में, हिंदी में हाँ एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि जो ये 31 क्वेश्चन है ना, हिंदी मीडियम में सेम यही क्वेश्चन 33 नंबर का है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल आया है और सेम क्वेश्चन है, बस नंबरिंग थोड़ी चेंज हो गई है। और यहाँ पर ये रेडियस नहीं है, ये डायामीटर आपको दे रखी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ये करेक्शन कर लीजिएगा, डायामीटर है यहाँ पर 7। ठीक है, देखो एक 7 मीटर व्यास वाले, देखो लिखा है ना व्यास हिंदी मीडियम में, वाले कुएं को 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 इंटू 14 विमाओं वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। आपके पास क्या है, कुआं है। ठीक है, कुआं आप सब समझते हो, बेलन के आकार का जो होगा, सिलेंडर की शेप का आपके पास, मान लेते हैं हमारे पास ये एक कुआं है। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपने इस कुएं में से ना कुछ मिट्टी को निकाला और एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा मतलब आपने किस शेप का बना दिया, क्यूबॉइड शेप का बना दिया है, क्योंकि आपको उसकी एल और बी यहाँ पर दे रखी है 22 और 14। आपको इस चबूतरे की ऊंचाई बतानी है, मतलब कि एच बताना है। इस कुएं की आपको व्यास मतलब कि डी दे रखा है। ठीक है, और इस कुएं की गहराई मतलब कि एच आपको दे रखा है। अब जो आपने एक चीज देखो, इसमें से जो आपने मिट्टी निकाली होगी, है ना, तो वही मिट्टी तो आपने यहाँ पर फैलाई है इस चबूतरे को बनाने के लिए। तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी, मतलब जितना इसका आयतन होगा, उतना ही इसका आयतन होगा। दोनों के आयतन बराबर होंगे, बेलन का आयतन और घनाभ का, है ना, सिलेंडर और क्यूबॉइड की इनकी वॉल्यूम्स इक्वल होंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल रख दिया। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वेल मेरे पास किसके उसका है, आकार का है, सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का, और प्लेटफॉर्म किसके आकार का है, क्यूबॉइड मतलब कि घनाभ के आकार का। ठीक है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम मेरे पास होती है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होती है एल इंटू बी इंटू एच। पाई की जगह पाई रख दिया, आर, देखो डी मुझे यहाँ पर 7 पता था, तो मैंने आर यहाँ पर निकाल लिया अपना 7/2, ये आ गया 7/2। ठीक है, एच मेरे पास है 20, मुझे गिवन है उसकी गहराई 20 थी। एल मुझे पता था, यहाँ बी पता था, लेकिन ये एच नहीं पता था, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म की हाइट ही मुझे निकालनी थी, चबूतरे की ऊंचाई। तो मैंने एच को एच ही रहने दिया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो इस 7 से इस 7 को कट कर दिया, इस 2 से इस 22 को कट किया, 11 आया, इस 2 से इस 20 को कट किया, 10 आया। तो यहाँ पर बचा 11 इंटू 7 इंटू 10, यहाँ 22 इंटू 14। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको चाहो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या कट करके करो। तो आपने यहाँ से h की वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2.5। इसका मतलब जो आपने चबूतरा बनाया उस मिट्टी से, उसकी ऊंचाई कितनी होगी आपके पास, 2.5 मीटर होगी। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई आपके पास 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं हम। 32 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है, बहुत आसान सा है। कई बच्चों को देखते ही लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो मुश्किल ही होगा, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अभी बताती हूँ कैसे प्रूव करेंगे। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और दिखा दूँ, सेम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का, जिसमें आपको इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, देखो इसको हम करेंगे कैसे, मैंने पहले यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख लिया है। मैंने ये वाली साइड को सॉल्व किया, ठीक है, तो इस साइड को मैंने यहाँ लिख दिया। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, हर एक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं है तो कर लो, है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो कॉट है आपके पास, तो कॉट को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जो कॉट होता है वो आपके पास क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो मैंने कॉट को ये लिख दिया कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉस ऐसी है, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 कर दिया, नीचे वाले कॉट को भी मैंने कॉस अपॉन साइन कर दिया और यहाँ पर कॉस कर दिया। ठीक है, अब देखो इस वाले में मैंने बेस सेम किया, हर बराबर किए, तो साइन मैंने यहाँ ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए। ऐसी सेम मैंने नीचे डिनोमिनेटर में भी यही किया, साइन ए मैंने एलसीएम ले लिया, तो इनको बराबर कर दिया। अब आपको पता है जब 2 बार अपॉन होता है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इस पूरे को उठा के मैं ऊपर लिया, ये रहा,
और ऊपर जाके रेसिप्रोकल पलट गया, तो साइन ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। इस साइन से इसको मैंने कट कर दिया, फाइनली आपके पास ये बचा है। ठीक है, अब देखो आप इस पूरे में से इसमें से कॉस ए जो है वो कॉमन ले सकते हो, उबेनिष्ट कर सकते हो ना, तो मैंने यहाँ कॉस ए ले लिया, अंदर मेरे पास इसकी जगह 1 बचा और यहाँ पर साइन बचा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉस ए कॉमन लिया, तो इसकी जगह 1 बचा और यहाँ पर इनकी जगह क्या बचा, साइन बचा। ये तो कट हो गया। फाइनली अब आपके पास ये बचा है, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में दोनों में क्या किया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन, इसमें डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन है, इसमें डिवाइड किया तो साइन अपॉन साइन है, इसमें डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन है, इसमें डिवाइड किया तो साइन अपॉन साइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो 1 अपॉन साइन है मतलब कॉसेक ही होता है, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन अपॉन साइन तो कट हो गया, ये 1 आ गया। सिमिलरली 1 अपॉन साइन है कॉसेक होता है, साइन साइन से कट गया तो 1 आ गया। और आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप क्या करो, टेन कॉट कॉसेक इन सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो खुद ही आपके आंसर निकलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। देखिए क्वेश्चन है अब आपके पास यहाँ पर सॉल्व फॉर एक्स, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी यही है 32 आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स, इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने ये यहाँ पर लिख लिया है। देखो सबसे पहली बात तो मैंने इसे सॉल्व किया, 3 1/3 को मैंने 10/3 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इनके जो नीचे के बेस है उनको सेम कर लिया, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, तो देखो ये तो लिखा वही है, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, x - 4 से, तो ये कर दिया। उसी तरीके से ये यहाँ पर है, ठीक है, इसके नीचे वाला, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x - 2 से करूंगी। ठीक है ना, और नीचे ये दोनों लिख दिया, ये रहे। अब फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ये लिखा हुआ, साइन हमेशा ये बीच वाला लगता है, फिर ये प्लस डाला, फिर फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी यही किया, फर्स्ट नंबर ये सेकंड ब्रैकेट, फिर -2 और ये, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का, और 10/3 ऐसी है। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं, इनको हटा देती हूँ ताकि आपको आंसर दिख जाए आसानी से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर x को x से इंटू किया x², x को 4 से इंटू किया 4x, -1 को x से इंटू किया -1x, -1 को -4 से इंटू किया तो प्लस का 4, x को x से इंटू किया तो x², x को 2 से इंटू किया, इस वाले x को 2 से किया तो 2x, -3 को x से इंटू किया -3x, -3 को -2 से किया प्लस का 6। ठीक है, x को x से इंटू किया x², x को -4 से इंटू किया -4x, -2 को x से इंटू किया -2x, -2 को -4 से इंटू किया प्लस का 8 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो x² तो 2x², -4x -x -5x -7x और -10x, सबको प्लस करके ये लिख दिया। 4 + 6 कितना बन गया, मेरे पास 10 बन गया। ठीक है, ये x² ऐसी है, -4 और -2 तो कितना हो गया, -6x प्लस का 8 ऐसी है। ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, पूरे इक्वेशन को, तो 3 को इससे किया तो 6x², 3 को इससे किया तो 30x, और 3 को 10 से इंटू किया तो प्लस का 30, 10 को x² से किया 10x², 10 को 6x से किया माइनस का 60x, 10 को 8 से किया प्लस का 80। ठीक है यहाँ तक। अब हम ऐसा करते हैं, जो x² वाले हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया एक साथ, ये प्लस का 10x² था, इधर आके ये माइनस का हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने -30x और -60x एक साथ कर दिए, तो देखो ये माइनस का इधर आके ये प्लस का हो गया, प्लस का 30 और ये प्लस का 80 था, इधर आके माइनस का हो गया, इनको एक साथ लिख दिए, मतलब जो वेरिएबल्स है सेम सेम वाले उनको एक साथ कर दिया। 6x² में से 10x² गया तो माइनस का 4x, -30 + 60x प्लस का 30x, 30 - 80 माइनस का 50। यहाँ तक ठीक है। इनमें से मैंने क्या किया, तीनों में से 2 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया 2 को, तो यहाँ बचा 2x² माइनस का, यहाँ बचा प्लस का 15x, यहाँ बचा माइनस का 25, वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इस 2 को मैं उधर ले गई तो ये 0 के पास जाके 0 ही बन गया। ठीक है, अब आपके पास फाइनली एक ये इक्वेशन रह गई है सॉल्व करने के लिए।
तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहली बात तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था, तो मैंने इन सबको उधर ले गई ताकि इनके साइन पलट जाए। तो ये माइनस का 2x था तो प्लस का बन गया, ये प्लस का 15x था तो माइनस का बन गया, ये माइनस का 25 था तो प्लस का 25 हो गया। ठीक है, अब मिडल टर्म बीच वाले इस टर्म को तोड़ा इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस का 15x आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 50x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो मैंने 10 और 5 फैक्टर ले लिए क्योंकि 10 और 5 जो है 10 प्लस 5 15 भी होता है और 10 इंटू में 5 50 भी होता है, तो ये दोनों लिख लिए। अब इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया और इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। ठीक है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा, यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा। देखो बाहर ये माइनस का साइन था तो अंदर का साइन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 5, यहाँ आ गया 2x माइनस 5, एक बार इसको जीरो के एक बार लग दिया, एक बार इसको, तो यहाँ से मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई और मुझे इसमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सॉल्व फॉर x था। ठीक है, चलिए और वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, कह रहा है अगर इसके रूट्स इक्वल हों तो फिर आप ये प्रूफ कीजिए 2b जो है वो a प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये आपके पास। यदि द्विघात समीकरण, एक समीकरण आपको ये दे रखा है द्विघात के मूल बराबर है, इसके जो मूल है वो बराबर है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि 2b जो है वो a प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने ये लिख लिया जो मुझे समीकरण दे रखी थी, इसमें ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास c है, दोनों तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब जब मेरे मूल बराबर हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो d आपको पता है 0 के इक्वल होता है, क्योंकि जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो d 0 के बराबर होता है। और d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। b की जगह मैं ये b वाली वैल्यू रख दूंगी, c की जगह c वाली वैल्यू रख दूंगी और a की जगह a वाली वैल्यू रख दूंगी। तो इन तीनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया। तो ये वाले में मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, अपनी सर्व समी का आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, वो ये लगा हुआ। ठीक है, ये माइनस ऐसी है, 4 ऐसी है। अब इसमें b को एक बार इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार माइनस c को इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया। ठीक है यहाँ तक। तो अब आप देखिए ये तो ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद -4, इसको इससे इंटू किया तो ab आ गया, इसको इससे इंटू किया तो बी स्क्वायर आ गया, इसको इससे इंटू किया तो माइनस का ac आ गया, इसको इससे इंटू किया तो प्लस का bc आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं अब इन सबको 4 से इंटू कर लिया, इसको इस 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया और इसको भी, तो आपके पास ये पूरी आ गई इक्वेशन बन के। ये वाली इतनी इक्वेशन आप पे ऐसी रखी हुई है। ठीक है यहाँ तक। देखो आगे अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको पता है मैंने क्या किया, माइनस का 2ac जो है और प्लस का 4ac जो है इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि इनके जो चर है वेरिएबल्स जो है वो एक जैसे हैं, तो ये प्लस का 2ac हो गया। बाकी ये वाला और ये वाला मैंने तीनों ऐसे ही लिख रखे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी बन रही है आपके पास, वो क्या बन रही है, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होती थी। वही चीज यहाँ पर बनी रहे। देखो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर की जगह यहाँ c दे रखा है और c की जगह यहाँ पर माइनस का 2b है। ये थोड़ा सा आपको इस वाले स्टेप में खुद से सोचना पड़ेगा। तो माइनस का 2b, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे माइनस के 2b का, तो 4b स्क्वायर ही तो आएगा, तो वही लिखा हुआ है 4b स्क्वायर। ठीक है, अब 2ab चाहिए, 2 a की जगह तो a ही है और b की जगह c था, वो ये रहा। ठीक है, फिर चाहिए 2bc, तो 2b की जगह था 2b लेकिन माइनस का था। और अगर आप देखो c की जगह आपके पास अच्छा c की जगह ये था और b की जगह c था, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 4bc। तो देखो वो ये लिखा हुआ, ऐसी 2ca ये लिखा। तो इसका मतलब मैं इस पूरे स्टेप की जगह ये लिख सकती हूँ a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी फिर मैं बता रही हूँ, इस स्टेप में आपको खुद से सोचनी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि 2b जो है वो a प्लस सी के बराबर है। तो इतना बड़ा आने के बाद तो सॉल्व नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ जरूर आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, तो वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब स्क्वायर है तो ये तो कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली ये बचा a प्लस सी माइनस 2b। बस अब इस 2b को इधर ले जाओ, लो आपका प्रूफ हो गया। आपको यही तो प्रूफ करना था, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन 33। इसी के साथ हमारा ये 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।